गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नोटबुक्स पे, बुक्स पे नोट कर लीजिए कि आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी जो इंडिफरेंस कर्व की है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। कि जो एक इंडिफरेंस कर्व है ये डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, या फिर हम बोलेंगे इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव होती है। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है नेगेटिव स्लोप वाली या डाउनवर्ड स्लोप वाली, ये इस एजम्पशन पे डिपेंड करती है कि अगर एक कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट लेगा तो उसको दूसरे प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे, तभी एक कंज्यूमर जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल रहेगा, या फिर मैं बोलूँ कि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा। इसको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ एक्सिस पे एप्पल्स को मेजर किया गया है, ओ वाई पे ऑरेंजेस को मेजर किया गया है। अगर हम पॉइंट ए की बात करते हैं, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो 5 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है। अगर कंज्यूमर एप्पल की कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, वो इसका 1 यूनिट इंक्रीज करना चाहता है, तो उसको ऑरेंज के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे। ऑरेंज के कंज्यूमर ने 5 से यूनिट छोड़ दिए 2, मतलब कि वो 3 पे आ गया और इसका 1 यूनिट बढ़ा दिया और पॉइंट बी पे कंज्यूमर मूव कर गया। अब इन दोनों पॉइंट्स में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? सेम। मतलब कि कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट ज्यादा लेने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ते हैं। इसी वजह से ही हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, या मैं कहूँ कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है कि एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ेगी तो दूसरे की कंजम्पशन कम होगी। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो स्लोप होती है इंडिफरेंस कर्व की, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट होता है जिसपे एक कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है 2 गुड्स को, या मैं कहूँ कि एक गुड को देने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स छोड़ने के लिए कंज्यूमर रेडी है, उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये जो रेट होता है ये डिमिनिशिंग होता है, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। इसको हम एक शेड्यूल के साथ पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे इसका कर्व। पहले है एप्पल्स, फिर है ऑरेंजेस। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे कैलकुलेट किया है? गेन डिवाइडेड बाय लॉस डिवाइडेड बाय गेन। पहले एप्पल का 1 यूनिट है, ऑरेंज के 7 यूनिट है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलेगा? जब कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन काउंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर एप्पल का 1 यूनिट बढ़ाना चाहता है, तो उसको ऑरेंज के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि एप्पल का 1 यूनिट और लेने के लिए कंज्यूमर ने ऑरेंज के 10 से यूनिट कम करके कितने कर दिए? 7। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया और 1 यूनिट का गेन हुआ। फिर अगर कंज्यूमर एप्पल की कंजम्पशन और बढ़ाना चाहता है, वो इसकी कंजम्पशन 2 से बढ़ाकर 3 करना चाहता है, तो वो ऑरेंजेस के 7 से यूनिट कम करके 5 कर देगा। अब उसका सेक्रीफाइस या फिर लॉस कितना है? 2 यूनिट्स का, और गेन कितना है? 1 यूनिट का। इसके बाद जब एक कंज्यूमर नेक्स्ट और एप्पल की कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, उसने एप्पल के यूनिट बढ़ा के कर दिए 4। अब ऑरेंज का भी वो सिर्फ 1 ही यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? 1:1। हमने ये देखा कि पहले तो कंज्यूमर एप्पल का 1 यूनिट ज्यादा लेने के लिए ऑरेंज के ज्यादा यूनिट छोड़ने को तैयार था। फिर धीरे धीरे जैसे उसके पास एप्पल्स के यूनिट बढ़ते गए, वो ऑरेंजेस के कम से कम यूनिट्स छोड़ने के लिए तैयार है। हम अक्सर अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी देखते हैं, हमारे पास जो चीज़ कम होती है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ज़्यादा होती है, और जो चीज़ ज़्यादा होती है हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कम होती है। सेम यही चीज़ अब यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि जैसे जैसे कंज्यूमर के पास ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम होती जा रही है, एप्पल की बढ़ती जा रही है, तो वो ऑरेंज के एप्पल के लिए कम यूनिट छोड़ने को तैयार है। पहले वो ऑरेंज एप्पल का 1 यूनिट लेने के लिए ऑरेंज के 3 यूनिट्स छोड़ने के लिए तैयार था। फिर एप्पल का 1 यूनिट और लेने के लिए ऑरेंज के 2 यूनिट्स, फिर 1 यूनिट। मतलब कि जैसे जैसे अब ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम होती जा रही है, एप्पल की बढ़ती जा रही है, तो कंज्यूमर ऑरेंज के कम से कम यूनिट्स छोड़ने को तैयार है। अब इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा।
कॉन्वेक्स होती है ये वाली शेप, इस तरह की जो शेप होती है इट इज अ कन्वेक्स, और ये जो इसके ऑपोजिट इस तरह की शेप होती है ये होती है कनकेव। OX एक्सिस पे एप्पल्स को मेजर किया गया है, OY पे ऑरेंजेस को मेजर किया गया है। कॉम्बिनेशन ए में हम देखते हैं कंज्यूमर के पास 10 ऑरेंजेस हैं और 1 एप्पल है। एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा के 2 की, ऑरेंज के यूनिट कम हो गए 7 हो गए। एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाकर 3 की, ऑरेंज के यूनिट कम हो गए 5। एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा के 4 की, ऑरेंज के यूनिट भी कम हो गए 4 हो गए। अब जब डिफरेंट पॉइंट्स को मैच किया तो हमारे पास आ जाता है कॉन्वेक्स शेप इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हम अपनी प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, दैट इज अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे कंज्यूमर ऊपर की तरफ मूव हो जाए चाहे वो नीचे की तरफ मूव हो जाए, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एक कंज्यूमर का हायर या फिर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स बनती हैं। जैसे कि IC1 से IC2 पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, IC3 पे IC2 से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहेगा, IC4 पे IC3 से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी दैट इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कि कट नहीं करेगी। इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OX एक्सिस पे हमने एप्पल्स को मेंशन किया हुआ है, OY के ऊपर ऑरेंजेस को मेजर किया गया है। IC ये है ब्लैक कलर से जो ड्रॉ है ये है हमारी IC1 कर्व, और जो रेड कलर से ड्रॉ की हुई है ये है हमारी IC2 कर्व। ये दोनों एक पॉइंट A के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाती हैं। अब हम देखते हैं कि IC के ऊपर IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर दो पॉइंट है A एंड C, ठीक है जी, A एंड C, और इंडिफरेंस 2 के ऊपर है हमारे दो पॉइंट A एंड B। इंडिफरेंस कर्व 1 इसके ऊपर दो पॉइंट है A और C। इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर हमारे दो पॉइंट्स है A एंड B। A इज इक्वल टू B, मतलब कि A पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो किसके इक्वल है, C पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ऑपोजिट अगर हम IC2 की बात करते हैं तो इसका मतलब जो A पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो किसके बराबर है, B पॉइंट पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन के बराबर। इट मींस A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू, इसीलिए B इज इक्वल टू C, बट इट इज नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं है। जैसे कि अगर हम पॉइंट B की बात करते हैं तो B पॉइंट पे हमारे पास 3 ऑरेंजेस हैं और 2 एप्पल्स हैं। अगर हम पॉइंट C की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट पे 2 ऑरेंजेस हैं और 2 ही एप्पल्स हैं। अगर अब हम इस पॉइंट को देखते हैं B पॉइंट को, तो B पॉइंट पे हमारे पास C के कंपैरिजन एक ऑरेंज ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा रहेगा। पर अगर ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से ही दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारी प्रॉपर्टी इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि हम दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली लेते हैं कि जो एक कंज्यूमर है वो दोनों ही गुड्स कंज्यूम करेगा। अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस पे टच कर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, एप्पल की कंजम्पशन 0 है, जो गुण हमने एक्स एक्सिस पे ली हुई है। अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस पे टच कर जाता है तो इसका मतलब क्या है, ऑरेंजेस की कंजम्पशन क्या है, 0 है। पर ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी कंज्यूमर कभी भी सिर्फ एक गुड की कंजम्पशन नहीं करता। हमारा इंडिफरेंस कर्व इसी असम्पशन पे बनाया गया है कि हमेशा कंज्यूमर दो गुड्स की कंजम्पशन साइमल्टेनियसली करता है। इसी वजह से ही ना तो इंडिफरेंस कभी भी जो इंडिफरेंस कर्व है
ना तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। फिर से अच्छे से इनको देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, रिपीट करके वीडियो को देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बजट के साथ, which is related with the indifference curve analysis. Till then, take care. Bye bye.